हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि मैम लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज ही आपके जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। हो सकता है आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो आपका जल्द ही डेट अभी रिलीज कर दिया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है नेक्स्ट मंथ होने के चांसेस है। ठीक है। सो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए जैसे कि आपको पता है, हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स है, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जैसे हमने टी टेस्ट, जी टेस्ट देख लिया था, और भी काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज के सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज एनोवा एंड एफ टेस्ट। एनोवा एंड एफ टेस्ट में कोई रिलेशन है, इसीलिए इन दोनों टेस्ट को आज के सेशन में हमने कवर करने की कोशिश करे हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड लास्ट विच इज काई स्क्वायर वो डिस्कस करेंगे। डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाया। तो अच्छे तरीके से आपको इस सेशन को देख लेना है। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपका पेपर 1 विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन, एमसीक्यूज, पीडीएफ, एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपको हमारा कोर्स और कंटेंट देखने मिलेगा। और यहाँ पर हम 100% गारंटी वाला कोर्स प्रोवाइड करते हैं। 100% गारंटी है कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर गारंटीड कोर्स है। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं हमारे कोर्स में कि आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आप इजीली हमारे इस कोर्स से इजीली आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कोर्स को हमारे परचेस करना होगा। परचेस करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन, पीडीएफ, ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ टेस्ट क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एफ टेस्ट में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ 1-2 पॉइंट्स है, आपको 1-2 पॉइंट से याद रखना है। यहाँ पर एफ टेस्ट से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। आपको टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एनोवा, यहाँ से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं एफ टेस्ट से भी, लेकिन रेयरली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पूछा भी जाएगा तो आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा, या फिर उसमें क्या आप अजम्पशंस देते हो, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब पहले एफ टेस्ट होता क्या है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द टू पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। अगर दो पॉपुलेशन का वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस सेम हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, एफ टेस्ट का यूज करोगे। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस, कई स्टूडेंट्स को वेरिएंस बहुत डिफिकल्ट लगता है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? सिंपल वे में वेरिएंस क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, इसे हम कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस भी यही बताता है कि आपका जो डेटा है मीन से कितना फैला हुआ है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका,
मान लीजिए ये मीन है यहाँ पर आपका, ठीक है। मीन से आपका डेटा कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है, यही आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है, विच इज ऑल्सो नोन एज वेरियंस। वेरियंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का बस स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट, इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ टू वेरियंस। तो यस, ये क्या होता है? रेशियो होता है दो वेरियंस का, जिसे हम S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। S क्या है इस केस में? स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। S क्या है इस केस में? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? दो पॉपुलेशन के क्या ले रहे हैं? हम वेरिएंस को ले रहे हैं जो कि सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएंस उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन। ये होता है एफ टेस्ट का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काफी इजी है। बस स्टैंडर्ड वेरिएंस का आपका जो है डिवीजन होगा, फर्स्ट वेरिएंस एंड सेकेंड वेरिएंस का क्या होगा? डिवीजन में है फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस एंड सेकेंड पॉपुलेशन का वेरिएंस। वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट, the F test is calculated in the ratio of variance, that's why test is flexible in nature। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी सिंपल होता है एफ टेस्ट में, आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि कुछ होता ही नहीं इस टेस्ट में, आपको बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। आप क्या कैलकुलेट करते हो? वेरिएंस, यानी मीन से आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है, ठीक है। ओनली आप देखोगे सारे टेस्ट में इतना सिंपल फॉर्मूला आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ वेरिएंस यूज करा गया और दूसरा कोई और टर्म ही ना हो आपके फॉर्मूले में, ठीक है। सिर्फ वेरिएंस है, यानी मीन से कितना डेटा आपका स्प्रेड आउट है, कितना डेटा फैला हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया आपका वेरिएंस हो गया, ठीक है। एफ टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं? ओनली वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखना है, जितना ज्यादा आपका डेटा फैला होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? एरर होगा। और जितना आपका जैसे ऐसा कर्व्ड है मानो, तो इसका मतलब क्या है? कम एरर्स है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कम है। जितना कम डिस्टेंस होता है उतने कम एरर होते हैं, एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा एरर्स, उतना ज्यादा वेरिएंस आपका ज्यादा होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको हो सकता है आप इंटरव्यू में जाओ तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जितना कम आपका ग्राफ में जो डिस्टेंस है ये कम होगा, उतना ज्यादा, यानी जितना कम आपका डेटा फैला हुआ होगा उतना ज्यादा क्या आपका डेटा जो है वो क्लियर है। आपका डेटा में क्या है? एरर कम है। लेकिन जितना फैला हुआ आपका डेटा होता है उतना ज्यादा एरर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन assumption of this test is samples are independent and the population is distribution is normal। बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। सैंपल यहाँ पर क्या होगा? आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। लेकिन उसी तरीके से पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर हम क्या अज्यूम करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल अज्यूम कर रहे हैं, मतलब आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है, इसे ही हम कहते हैं अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल है। इस परीक्षण में यानी एफ परीक्षण में हम क्या करते हैं? हम कब यूज करते हैं? जब दो जनसंख्या का सामान्य क्या होगा आपका? मानक विचलन, समान विचरण, ठीक है। मानक विचलन किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन को कहते हैं। और समान विचरण किसे कहते हैं? वेरिएंस को कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये केवल कब ये केवल क्या है? वेरिएंस का आपका, यानी जो वेरिएंस होता है उसी का ही रेशो होता है, और कुछ भी यहाँ पर टर्म्स नहीं यूज करे जाते, जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो। देन यहाँ पर बताया गया है एफ परीक्षण में हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस का टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे बोला गया कि ये फ्लेक्सिबल यानी ये लचीला टेस्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा जो नमूना है, नमूना क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, यानी स्वतंत्र होता है। और यहाँ पर हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या अज्यूम करते हैं? नॉर्मल, ठीक है। यानी जनसंख्या का मानक विचलन जो होता है, नमूने का वितरण जो होता है वो, सॉरी, आपके जनसंख्या का जो वितरण होता है ये क्या होता है? सामान्य होता है। बस बहुत सिंपल है, इतना ही आपको एफ टेस्ट में याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट टेस्ट इज हमारा कौन सा होगा? एनोवा। एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपको इससे 1 और 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं कि एनोवा टेस्ट क्या होता है। एनोवा में क्या करते हैं? वेरिएंस को हम एनालिसिस करते हैं, वेरिएंस का एनालाइज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, गिवन बाय रोनाल्ड फिशर।
सो इस टेस्ट को किसने दिया था? रोनाल्ड फिशर ने दिया था। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एनोवा वाज गिवन बाय, तो आपको 2-3 साइंटिस्ट का नेम दिया होगा, आपको पता लगाना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कहा था? रोनाल्ड फिशर। ये भी आता है आपको एग्जामिनेशन में। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी एंड जी टेस्ट। टी और जी टेस्ट का ये क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमने देखा था टी एंड जी टेस्ट। ठीक है, टी और जी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। जो टी टेस्ट, जी टेस्ट और टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारी पॉपुलेशन 30 से लार्ज हो और 30 के इक्वल हो और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन किस चीज का? पॉपुलेशन का गिवन हो। ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं? जी टेस्ट, और हमें कंपेयर करना है पॉपुलेशन के मीन्स को। ठीक है, देन उसी तरीके से टी टेस्ट कम यूज करते हैं हम जब हमारी जो पॉपुलेशन की साइज 30 से कम है एंड हमें पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये पता नहीं है, जब अननोन हो, तब हम टी टेस्ट यूज करते हैं। तो याद रखना है, जी और टी टेस्ट ये दोनों को हम एक कंडीशन में यूज करते हैं। दोनों टेस्ट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास 1 सैंपल हो, 1 सैंपल हो और 2 सैंपल हो। ठीक है, समझ आ गई बात? हमारे पास 1 सैंपल हो और 2 सैंपल हो, और ये दोनों कंडीशन जिसमें हम कल से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रीवियस सेशन से कि टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, ये कंडीशंस आपको पता है टी और जी टेस्ट की कब यूज करते हैं, एज वेल एज टी और जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास 1 सैंपल हो और 2 सैंपल हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पर आप एनोवा टेस्ट कब यूज करोगे? जब आपके पास मोर देन 2 सैंपल्स ग्रुप हो। ठीक है, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो साइमल्टेनियसली, आप ये देख रहे हो 6 स्टैंडर्ड के, 7 स्टैंडर्ड के, 8 स्टैंडर्ड के एंड 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की आपको क्या करना है? इनकी जो है आपको हाइट पर स्टडी करनी है, हाइट पर रिसर्च करनी है। तो यहाँ पर आपके पास कितने सैंपल होंगे? 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 6 स्टैंडर्ड के कुछ बच्चों को चुन लोगे, 5 स्टूडेंट्स को, 7 के 5 स्टूडेंट्स को, 8 के 5 स्टूडेंट्स को एंड 9 के 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने सैंपल्स हो गए? टोटल 4 सैंपल्स हो गए आपके पास। ठीक है, 4 सैंपल्स हो गए। सो आप जो है 4 सैंपल्स के लिए आप टी एंड जी टेस्ट का यूज नहीं करोगे। 4 सैंपल्स है आपके पास, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? एनोवा टेस्ट का यूज करोगे। अब क्वेश्चन आती है कि कब हम एनोवा टेस्ट यूज करते हैं, किस तरीके से हम एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि टी एंड जी टेस्ट का एक्सटेंशन इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस तो इसमें होती है, एज वेल एज 1 और 2 सैंपल से ज्यादा यहाँ पर सैंपल्स होने चाहिए, तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। टी एंड जी टेस्ट का ये एक्सटेंशन होता है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था इसके पहले किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि टी एंड जी टेस्ट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, एनोवा और एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, तो वहां पर आपको जो है ऑप्शन चूज करना था। काफी सिंपल क्वेश्चन आते, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। ठीक है, अब हमने देखा जब हमारी जो सैंपल्स है वो 200 से ज्यादा होना चाहिए, तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन और भी हमें दिया गया है सेंटेंस में, सेंटेंस का मैंने आपको सेकेंड हाफ पार्ट बता दिया है। ये फर्स्ट पार्ट हमने रीड नहीं करा। फर्स्ट पार्ट क्या है? इट इज यूज टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस इन द मीन वैल्यू अमंग। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ये 4 सैंपल्स के बीच का अगर आप यहाँ पर क्या देखते हैं, उनके मीन के डिफरेंसेस आप देखते हो। ठीक है, इनके मीन्स के डिफरेंसेस आप क्या करते हो? वेरिएंस को चेक करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए 4 सैंपल्स है। ठीक है, 4 ग्राफ्स है, मैंने 4 ग्राफ्स बना लिया। अब क्या होगा? इन चारों ग्राफ्स के पहले आप वेरिएंस को एनालाइज करोगे। ठीक है, वेरिएंस को आपने एनालाइज करा के कितना डेटा स्प्रेड आउट है। ठीक है, विच इज वेरिएंस क्या होता है? अगेन मैं आपको बता दूं, वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन द होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखोगे? अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन हर एक सैंपल का चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली मीन भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ्स में आपके मीन जो है डिफरेंसेस है, चारों ग्राफ के मीन में जो डिफरेंसेस है ये भी कैलकुलेट करता है आपका एनोवा। ठीक है, क्लियर एवरीवन?
मैंने बहुत सिंपल वे में सेंटेंस को कट कट कर कर आपको बताया कि किस तरीके से आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एनोवा टेस्ट को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इट इज गिवन बाय इट वाज गिवन बाय रोनाल्ड फिशर एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी एंड जी टेस्ट। टी एंड जी टेस्ट का एनोवा टेस्ट जो है ये एक्सटेंशन है एंड इट इज यूज्ड, ये क्यों यूज करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस, जो आपके डिफरेंट मीन है सारे सैंपल्स के, उनको कंपेयर करने के लिए। कौन से सैंपल्स, ऐसे सैंपल्स जो मोर देन 2 सैंपल्स ग्रुप हो, यानी 2 से ज्यादा आपके पास सैंपल्स ग्रुप है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनोवा टेस्ट जो बेसिक आपको क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देन यहाँ पर हम देखेंगे अजम्पशंस के एनोवा टेस्ट के क्या क्या अजम्पशंस है। अजम्पशंस जैसे कि मैं आपको बोलते आ रही हूँ, जो हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। जो सारे टेस्ट होते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अजम्पशंस, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस तरीके से हम चीजों को अरेंज करेंगे या फिर इस तरीके से चीजें होनी चाहिए हमारे टेस्ट में। सो फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स ड्रॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनोवा टेस्ट में हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नॉर्मली। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बस आपको इतना समझना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बीच में हमारा मीन है। अब ये जो 2 पार्टीशन हो रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के, तो दोनों साइड सेम पार्टीशन होना चाहिए, यानी जितना डेटा यहाँ पर है इतना डेटा भी यहाँ पर होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो पॉपुलेशन आप ऐसी पॉपुलेशन जिससे आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। सैंपल्स क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड रैंडम होना चाहिए। रैंडम का मतलब आप पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करो तो आप कहीं से भी कुछ भी सैंपल सेलेक्ट करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि मेरे सुविधा के अनुसार ये नजदीक है तो मैं इस वाले सैंपल को लूंगा पॉपुलेशन में से, ऐसा नहीं। आप रैंडमली किसी भी पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन सकते हो, रैंडमली आपको चूज करें, यानी किसी भी तरीके से तरतीब नहीं लगाना है आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ईच वन ऑफ द पॉपुलेशन हैज सेम वेरिएंस, ठीक है। यानी आप ऐसी पॉपुलेशन जहां से आप सैंपल लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं करते, ऐसी पॉपुलेशन जहां से आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, सैंपल्स चुन रहे हो आपके, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का वेरिएंस सबका सेम होना चाहिए। वेरिएंस क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताते आ रही हूँ, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट किस का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी आपका डेटा जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है। तो आपकी जो पॉपुलेशन है जहां से आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, सारी पॉपुलेशन के जो सैंपल्स है उनका वेरिएंस सेम होना चाहिए, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्क्वायर अप टू सिग्मा एन स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जितना भी पॉपुलेशन, आप जितने भी पॉपुलेशन पर एक साथ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, 3 से ज्यादा जो है आपके वेरिएबल्स पर आप स्टडी करते हो एनोवा टेस्ट में, ठीक है। तो जितने ज्यादा आपके पास आप पॉपुलेशन चुन रहे हो, सारों के क्या होना चाहिए, सेम वेरिएंस होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं कि इस केस में 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको अब तक जितने पॉइंट मैंने आपको बता दी हूँ, आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट अभी तक के, क्योंकि उसके बाद हमें इसी पर बेस्ड हमारी जो नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगी इस केस में, वही हमें देखना है, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेंगी कि एटलीस्ट क्या बोलेंगी, नल हाइपोथेसिस हमारी, सॉरी नल हाइपोथेसिस क्या बोलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशंस के मीन में, ठीक है। क्या बोलेंगे नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, नो डिफरेंस, नो चेंज, नथिंग, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन दी मीन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब μ1 इज इक्वल्स टू μ2 इज इक्वल्स टू μ3 अप टू μk, ठीक है। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेंगी कि एटलीस्ट वन मीन इज
डिफरेंट। ठीक है, यानी कम से कम इनमें से एक पॉपुलेशन का मीन ऐसा होगा कि एक दूसरे से डिफरेंट होगा। किस तरीके से? या तो μ1 इक्वल नहीं होगा μ2 से, ठीक है, या फिर μ2 इक्वल नहीं होगा μ3 से। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है, यानी कि ये जो आप देख रहे थे मीन, पॉपुलेशन की मीन में नल हाइपोथेसिस हमारी क्या कह रही थी कि कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अल्टरनेटिव क्या बोलेंगी? नहीं, क्योंकि एक कोई ना कोई ऐसा मीन होगा जिसमें एक दूसरे के वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। क्योंकि अल्टरनेटिव क्या बोलती है हमें? सेम नहीं होंगे, या तो कम होंगे, या तो ज्यादा होंगे, या तो नॉट इक्वल होंगे। ये थ्री साइंस जब भी आपके हाइपोथेसिस में यूज हो, दैट मीन्स इट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस आपको सिर्फ कहती है कि चीजें क्या है? इक्वल है, सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, ये नल कहती है। एंड ऑल्टरनेटिव ये कहती है कि लेस है, ग्रेटर है, या फिर नॉट इक्वल है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो साइंस मैंने आपको बताया है ये आप साइड बाय साइड नोट डाउन भी कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। काफी बहुत इजी है, नल हमें बताती है इक्वल है, ठीक है, और ताकि अल्टरनेटिव क्या बताती बजाय इक्वल के? नॉट इक्वल है, ग्रेटर है, या फिर लेस है। ये तीन साइन बताती, इंपॉर्टेंट है। आप साइड में कहाँ पर किसी भी जगह आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइंस आपको इसी पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता है नल अल्टरनेटिव। डिटेल में बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपके एनोवा टेस्ट के लिए। ठीक है, अब एनोवा टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक जो होता है ये हमारा एफ टेस्ट पर बेस्ड होता है। किस लिए? तो जैसे कि हमने अभी एफ टेस्ट पढ़ा है, तो आपको याद होगा एफ टेस्ट क्या बताता है? एफ टेस्ट किस चीज को मेजर करता है? वेरिएंस को, क्योंकि एफ टेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। हियर S इज मींस, S का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो क्या करता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, यानी वेरिएंस होता है यहाँ पर। S का मतलब है यहाँ पर वेरिएंस। तो एफ टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं? ओनली वेरिएंस। वेरिएंस का रेशियो होता है हमारा। ठीक है, उसी तरीके से एनोवा टेस्ट में भी हम क्या करते हैं? वेरिएंस को मेजर करते हैं, लेकिन वेरिएंस बिटवीन सैंपल मेजर करते हैं एंड वेरिएंस विद इन सैंपल मेजर करते हैं। ठीक है, तो एफ टेस्ट जो हम एफ टेस्ट का यूज करते थे वेरिएंस को मेजर करने के लिए, तो याद रखिएगा एनोवा टेस्ट में जो फॉर्मूला यूज करा जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ टेस्ट। ठीक है, ये एफ टेस्ट का ही फॉर्मूला यहाँ पर उन्होंने बताया है आपको। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में जैसे कि आप देख रहे हो वेरिएशन बिटवीन सैंपल और वेरिएशन विद इन सैंपल, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब आपको टेक्निक से पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं टेक्निक्स क्या होती है। एनोवा के दो टाइप्स होते हैं, वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा। वन वे एनोवा का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, वन वे एनोवा में एक इंडिपेंडेंट जो फैक्टर है डिफरेंट सैंपल ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है। किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट आपके पास फैक्टर है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप मानकर चलिए। अब एक इंडिपेंडेंट जो आपका फैक्टर है और एक इंडिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल है, तो ये क्या करता है? एक इंडिपेंडेंट फैक्टर और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है? आपके डिफरेंट सैंपल्स के जो ग्रुप्स है, मान लीजिए सैंपल 1, जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हो, सैंपल 2, सैंपल 3। ठीक है, तो ये क्या करता है? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस सारे सैंपल ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, यानी उसे अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन टू वे एनोवा क्या करता है? टू वे काफी सिंपल है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस क्योंकि देखिए एनोवा टेस्ट में हम क्या करते हैं, तीन या फिर तीन से ज्यादा सैंपल्स पर हम स्टडी करते हैं। अगर दो सैंपल होंगे, एक सैंपल या फिर एक सैंपल हम किस में स्टडी करते हैं? सिर्फ एक सैंपल होगा तो टी टेस्ट या फिर जी टेस्ट। ठीक है, तो एनोवा टेस्ट में हम दो या फिर दो से ज्यादा सैंपल्स पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनोवा टेस्ट में क्या होता है? वन वे एनोवा में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये तीन डिफरेंट या फिर चार डिफरेंट, जितने भी आपके पास डिफरेंट सैंपल्स ग्रुप है उनको अफेक्ट करता है। और टू वे एनोवा क्या करता है? टू वे मतलब टू इंडिपेंडेंट फैक्टर। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट फैक्टर मिलकर क्या करते हैं यहाँ पर?
डिफरेंट डिफरेंट सैंपल ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है वन वे एनोवा क्या करता है आपका, कि ये सिर्फ रो वाइज या फिर ये सिर्फ कॉलम वाइज जो है वेरिएबल्स को अफेक्ट करेगा, सैंपल्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और टू वे एनोवा क्या करता है, रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज, रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज दोनों भी तरीके से जो है आपके सैंपल्स को अफेक्ट करेगा या फिर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, नहीं तो फिर मैं आपको एक बारी हम फिर से रिपीट करते, फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपका समझना ये बहुत जरूरी है। इस पर एग्जामिनेशन में वन वे एनोवा, टू वे एनोवा पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वन वे एनोवा हमने क्या देखा, वन वे एनोवा क्या होता है, वन वे एनोवा में आपका एक इंडिपेंडेंट जो है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर जो होता है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स ग्रुप को अफेक्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2 एंड सैंपल 3, ठीक है। 3 सैंपल ग्रुप है, एक इंडिपेंडेंट सिर्फ एक ने ही मिलकर क्या करा है, एक ही इंडिपेंडेंट ने मिलकर तीनों सैंपल्स ग्रुप को इन्फ्लुएंस करा है, अफेक्ट करा है, ठीक है। और टू वे एनोवा क्या होता है, टू वे एनोवा में क्या रखना है आपको, सिंपली याद कि 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर मिलकर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स ग्रुप को, जैसे सैंपल 1 हो गया, सैंपल 2, सैंपल 3, इन तीनों ग्रुप को मिलकर 2 इंडिपेंडेंट मिलकर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। अब वन वे है, यानी एक ही तरीके से अफेक्ट करेगा, तो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, या तो कॉलम वाइज या तो फिर रो वाइज, कॉलम वाइज या फिर रो वाइज। लेकिन टू वे एनोवा में क्या होता है, दोनों तरीके से यानी कॉलम वाइज भी, रो वाइज भी, दोनों तरीके से जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को और अदर सैंपल्स वेरिएबल को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कॉलम वाइज एंड रो वाइज इन डिटेल में अगर आप देखोगे तो कॉलम वाइज क्या होता है, रो वाइज क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने टेक्निक्स देख लिया, मैंने आपको बताया कि वन वे एनोवा का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है आपका, ठीक है, वह एक इंडिपेंडेंट जो फैक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स ग्रुप को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे सैंपल 1 हो गया, सैंपल 2 हो गया, सैंपल 3, इनको क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। टू वे एनोवा क्या होता है, जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स को अफेक्ट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे हम कहते हैं टू वे एनोवा। वन वे एनोवा एक इंडिपेंडेंट फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स ग्रुप्स को अफेक्ट करता है। टू एनोवा क्या करता है, सॉरी टू वे एनोवा क्या करता है, 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर मिलकर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो टोटल वेरिएंस होगा इस केस में, टोटल जो वेरिएंस होगा, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये सारे सैंपल्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सारे जो वेरिएंस है, तो टोटल वेरिएंस मिलकर क्या होगा, टोटल वेरिएंस मतलब क्या होता है कि वेरिएशन बिटवीन सैंपल, ठीक है, और वेरिएशन विद इन सैंपल, ठीक है, यानी सैंपल के बीच में और सैंपल में, ठीक है, एक इंडिविजुअल सैंपल में क्या अफेक्ट हो रहा है, वो होता है आपका टोटल वेरिएंस, ठीक है। अब ये जो होता है टोटल वेरिएंस को हम और डिटेल में समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेके आपके लिए बताया, एग्जांपल नंबर 1 है ये, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, एक ही एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वरना वीडियो काफी लेंथी हो जाता है, एक से ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको इन डेप्थ इन डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको जो मैं बता रही हूँ आपको बस देखना है, ठीक है। इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब जैसे मान लीजिए 3 सैंपल्स है, ठीक है, मैं कोई एक फिनोमेना, एक टॉपिक है, उस पर मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं आपको बस बेसिक चीजें बता दूं। अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स अराइज होते हैं, फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने 3 सैंपल्स ले लिया, उस पर मैं स्टडी कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं स्टडी कर रही हूँ, कोई ड्रग पर, कोई डिसीज पर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 3 सैंपल्स है, मेरे पास इनके रीडिंग्स है, मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने क्या करा, x1 का टोटल करा 100 आ रहा है, x2 का टोटल विच इज नोन एज सबमिशन, सबमिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन,
ठीक है, जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं उनको मैंने सारे को ऐड कर दिया। x1 मेरा टोटल आ रहा है 100, x2 का टोटल आ रहा है 95, उसी तरीके से x3 का 135। ठीक है, अब x1 का मैंने मीन निकाल लिया 20, x2 का मैंने मीन निकाल लिया 19 एंड x3 का मैंने मीन निकाल लिया 127। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारे पास तो मीन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रैंड मीन एक निकालना पड़ेगा। ठीक है, ग्रैंड मीन क्या होता है, ग्रैंड मीन इज इक्वल टू इन सब का जो मीन है आपके पास x1 x2 x3, इन सब का हम एडिशन करेंगे। ग्रैंड मीन इन तीनों का एक साथ हम मीन निकालेंगे, जिसका हमने x1 x2 x3 का मीन निकाला है। तो इस तरीके से इन तीनों का फिर से मैं मीन निकालूंगी। किस तरीके से, ग्रैंड टोटल हो जाएगा 20 प्लस 19 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इन सब का एडिशन करोगे आप तो आ जाएगा आंसर 66/3 विच इज इक्वल्स टू 22। सो मेरा ग्रैंड टोटल यहाँ पर क्या आ रहा है, 22। ठीक है, ये यहाँ पर हमने ग्रैंड टोटल निकाल कर रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, हम क्या चेक करते हैं, हम ये टेस्ट क्यों करते हैं मेन, हम ये करने के लिए कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या कहेगी कि जो x1 है, x1 जो मीन है हमारा x1, ये सारे एक दूसरे से बराबर है, सारे मीन में कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, x1 बार इज इक्वल्स टू x2 बार इज इक्वल्स टू x3 बार, यानी जो हमने सैंपल्स के मीन लिए उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस हमें कहेंगे। उसी तरीके से ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव कहेंगे कि इनमें से कोई एक सैंपल ऐसा होगा जो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी x1 हो सकता है, x1 x2 में कोई डिफरेंस ना हो, सॉरी कोई डिफरेंस हो। ठीक है, x2 x3 में हो सकता है कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, अब और नल क्या बोल रही है कि सब बराबर है, सारों के मीन, सारे सैंपल्स के मीन एक दूसरे से क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, नल और अल्टरनेटिव में से किसको रिजेक्ट करना है। अब हमने ये जो ग्रैंड मीन निकाल लिया, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्रैंड मीन हमारा आ गया 22 और यहाँ पर हमारे पास सारों का मीन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सारों का मीन है 22 से। एक बात हमें याद रखना है, 22 हमारा जो ग्रैंड मीन आ रहा है उससे कोई भी मीन जो है मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी नल जो हाइपोथेसिस होगी, ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो, x1 जो मीन है हमारा फर्स्ट, जो ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड हमारा मीनिंग 22 है, इससे क्या है, x1 कुछ कम है। ठीक है, x1 कम है ग्रैंड टोटल से, x2 थोड़ा सा और कम है, लेकिन x3 जो है हमारा थर्ड वाला जो मीन है, यहाँ पर इसमें क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। 22 और 27 में 7 और 8 डिजिट्स का, 8 नंबर्स का जो है गैप है। मतलब यहाँ पर कोई भी मीन एक दूसरे से बराबर नहीं है, ना x1 x2 के बराबर है, ना x2 x3 के बराबर है, ना हमारा ग्रैंड मीन से कुछ कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को हमारी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया आप सभी को। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमारी नल जो हाइपोथेसिस थी उसे हमने रिजेक्ट कर लिया और ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया कि x1 x2 के बराबर नहीं है और x2 x3 के बराबर नहीं है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया हो आप सभी को। देन नेक्स्ट होता है वेरिएशन बिटवीन सैंपल का क्या मतलब है। वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स का मतलब है कि x1 और x2 के मीन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा और x2 x3 के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, यानी x1 x2 x3 इनके मीन में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। तो ये क्या हो गया, सैंपल्स बिटवीन वेरिएशन बिटवीन दी सैंपल्स, यानी सैंपल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर वेरिएशन विद इन सैंपल का मतलब क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर सैंपल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक ही सैंपल्स के बीच में, एक ही सैंपल्स के बीच का जो मीन है उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए, जैसे पहले 25 है, देन 28, देन 22, देन 28। तो यहाँ पर क्या हो रहा, 3 से 4 नंबर तक जो है डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी विद इन सैंपल, उसी सैंपल में जो डिफरेंस आ रहा है, पर्टिकुलर एक सैंपल में जो डिफरेंस आ रहा है। जैसे हमने x3 ले लिया, उसी में बस देखा कि कितने डिफरेंस आ रहे हैं। लेकिन वेरिएशन बिटवीन सैंपल मतलब x1 x2 में देखेंगे, जैसे पहले 20 था, देन 18 हो गया, देन
25, यानी कम हुआ लेकिन फिर से बढ़ गया। उसी तरीके से हम बिटवीन सैंपल्स यानी वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स देख रहे हैं, यानी सैंपल्स के बीच में कितना वेरिएशन आ रहा है, कितने चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। कभी कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे x1 क्या है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, देन उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देन फिर से बढ़ जा रहा है। उसी तरीके से x1 में क्या है, लार्जर वैल्यू है, देन कम हो रही है, फिर क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ये वेरिएशन आप देख सकते हो, तो इसी को हम कहते हैं वेरिएशन बिटवीन सैंपल। और विद इन सैंपल यानी एक पर्टिकुलर सैंपल में, जैसे सिर्फ x2 में हम देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ x1 में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो, ठीक है। हमें कौन से हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वेरिएशन बिटवीन सैंपल जो होता है, वेरिएशन बिटवीन सैंपल को हम कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन बिटवीन सैंपल को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। और वेरिएशन विद इन सैंपल को क्या कहेंगे हम, अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ये आपको याद रखना है। वेरिएशन बिटवीन सैंपल को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, और वेरिएशन विद इन सैंपल को क्या कहेंगे, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वेरिएशन बिटवीन सैंपल इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड वेरिएशन विद इन सैंपल, ठीक है, वेरिएशन विद इन सैंपल इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा वन वे एंड टू वे एनोवा किसे कहते हैं, किस तरीके से हमें देखना है बिटवीन द सैंपल वेरिएशन और विद इन सैंपल वेरिएशन, किस तरीके से हमने कंपेयर करा और हमने यहाँ पर डिसाइड करा, डिसीजन लिया कि हमें नल और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है। हमने देखा कि काफी डिफरेंस आ रहा है, कोई भी मीन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर नल को हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आई होप कि एनोवा टेस्ट के बारे में डिटेल में आप सबको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या देखा, एफ टेस्ट एंड एनोवा, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हमने दो टेस्ट देख लिया इस सेशन में, क्योंकि एफ टेस्ट और एनोवा टेस्ट में थोड़ा बहुत लिंक होता है, एफ टेस्ट से एनोवा टेस्ट में एक लिंक होता है फॉर्मूला में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर एनोवा टेस्ट एंड एफ टेस्ट पर 2 to 3 हम एमसीक्यूज देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कंपेयरिंग द सेवरल पॉपुलेशन, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएशन जो है, आबादी का किस चीज का तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं, सेवरल पॉपुलेशन, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमें पता है ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसको हम कंपेयर करते हैं सेवरल पॉपुलेशन के, किस चीज को हम कंपेयर करते हैं, मीन को। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हम ये यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है हमारी, कि जो सेवरल पॉपुलेशन है उनके मीन क्या है, सेम होंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या बोलती थी कि नहीं, इनमें से एटलीस्ट कोई एक मीन जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम क्या करते हैं, सेवरल जो पॉपुलेशन होती है, क्योंकि हम एक ही पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं करते, एक साथ 3 to 4 पॉपुलेशन पर स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन पर से हम क्या लेते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं और इन सैंपल्स पर एक साथ 3 to 4 सैंपल्स पर हम स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के मीन को यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। सो याद रखिएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आपके जो सेवरल पॉपुलेशंस होती है, जो आपकी जनसंख्या होती है सेवरल, सो उनमें क्या करते हैं, हम साधन को आपके कंपेयर करते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन के, सेवरल पॉपुलेशन के हम मीन्स को कंपेयर करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, for computation of f value in one-way ANOVA, what is the final procedural step? ठीक है, यानी f वैल्यू जो हम कंप्यूट करते हैं वन वे एनोवा टेस्ट में, तो उसका स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप क्या होता है, ये हमें बताना है। हम प्रोसीजरल स्टेप क्या होता है उसका, जैसे कि मैंने कहा आपसे, f टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली वेरिएंस को हम वेरिएंस का रेशियो होता है, ठीक है। और उसी तरीके से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में
यानी एनोवा में, वन वे एनोवा में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं बिटवीन और विद इन, ठीक है। वेरिएशन हम क्या किस किस चीज का रेशो रहते हैं, बिटवीन और विद इन द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ना कि हम सम करते हैं, सम तो नहीं करते ऑब्वियसली, सो ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएगा, सम तो हम नहीं लेते हैं। सो यहाँ पर है फाइंड आउट द रेशो विद इन और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, नहीं हम रेशो लेते हैं और उनका स्क्वायर नहीं लेते, रेशो तो लेते हैं हम लेकिन सम नहीं करते हम, हमारे पास क्या होता है सिर्फ रेशो लेते हैं बिटवीन और विद इन द वेरिएंस ऑफ सैंपल, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला था जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेशो बिटवीन द वेरिएंस ऑफ सैंपल, ठीक है, अपॉन विद इन वेरिएंस ऑफ सैंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एफ टेस्ट का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, तो ये रहता है, ठीक है। फाइंड आउट हम क्या फाइंड आउट करते हैं वन वे एनोवा टेस्ट में, रेशो बिटवीन, रेशो होता है F इज इक्वल्स टू, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखकर बताया था, F इज इक्वल्स टू द रेशो विद इन द रेशो बिटवीन द वेरिएंस ऑफ सैंपल और रेशो विद within the sorry between और within the variance of sample, ठीक है, ये इसका रेशो था। तो इस तरीके से हम ये जो फॉर्मूला है इसको कंपेयर करा था हमने, याद होगा मैंने एग्जांपल भी लिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन एंड विद इन वेरिएंस ऑफ सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बहुत काफी सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछा गया था आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो एफ टेस्ट इज अ सिंपली रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीडियन। तो मैंने जैसे कि आपको पता है एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया था भी था, यहाँ पर S1 और S2 क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, जो कि होता है वेरिएंस, ठीक है। तो एफ टेस्ट सिंपली क्या होता है, सबसे सिंपल फ्लेक्सिबल टेस्ट होता है एफ टेस्ट, जिसमें आप सिंपली दो वेरिएंसेस का आप क्या करते हो, रेशो निकालते हो, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरिएंस। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एनोवा एंड एफ टेस्ट क्या होता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। सो दैट्स इट। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आपके जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।